हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। इस चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट एंड ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लें। इसका भी जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से किसी भी तरह से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मैं पर्सनली जो लिंक है आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी का जो बैच है 2023 वो चल रहा है। आप ऐप को इंस्टॉल करके सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है आपकी जो वैकेंसीज हैं वो भी इंक्रीज हो गई हैं, 400 प्लस शायद वैकेंसी है अब आपकी। तो इसलिए अगर आप बेस्ट तरीके से विद पीडीएफ अगर तैयारी करना चाहते हैं चंडीगढ़ पीआरटी की तो आप इस कोर्स को परचेज करके आराम से क्लासेस को देख सकते हैं विद पीडीएफ, जिनका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। अगर आपको चंडीगढ़ पीआरटी से रिलेटेड एमसीक्यू करने हैं तो आपको यूट्यूब पे यहीं पे आप कर सकते हैं डेली। लेकिन अगर आपको बेस्ट तैयारी करनी है ना थ्योरी क्लासेस की तो आप कोर्स परचेज करके ऐप के अंदर क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? जब भी आप क्वेश्चंस को करें ना तो कम से कम 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को, ताकि आप जो छोटी छोटी चीजें हैं ना उनको पकड़ सकें। अगर आपने यहाँ पे पक्ष को छोड़ दिया तो आप क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे नहीं को छोड़ दिया तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। अब देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि देखिए, बहु बहु का मतलब हो गया एक से ज्यादा, यानी कि वो नदी परियोजनाएं जिनका उद्देश्य एक से ज्यादा हो क्या कहलाएंगी? आपकी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहलाएंगी। जैसे कि देखिए, आप समझिए, मैंने एक यहाँ पे क्या बनाया, एक नदी है। इस नदी के ऊपर मैंने क्या बना दिया, एक बांध बना दिया। तो अब इस बांध के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? भाई सीधा और सिंपल सा है, भाई हो सकता है इस नदी के आगे जो स्टेट पड़ता है, जो जगह पड़ती है, वहां पे बाढ़ आती हो ज़्यादा। तो एक तो इसने क्या किया, बांध ने बाढ़ से बचा दिया इस गांव को, इस शहर को। ठीक है। दूसरा, हो सकता है यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे सही तरीके से पानी ना पहुंच रहा हो, तो इसने क्या किया, यहाँ पे हमने पानी पहुंचाने के लिए नहर वगैरह बना दी, वाहिकाएं बना दी। तो एक से ज़्यादा उद्देश्य हो गए ना, तो इसलिए इनको बोला जाता है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। आप समझ गए होंगे। अब इसके पक्ष में देखना है हमें कि इसके पक्ष में कौन कौन सी चीजें हैं, या तर्क नहीं दिया गया है, नहीं बताया हमें। ठीक है। देखिए आप, ये उन क्षेत्रों में जल आती है जहां जल की कमी होती है। ये तो ठीक है भाई, ये तो इसके पक्ष में ही है ना। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया है, ये जल भाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। ये भी आपका सही है, क्योंकि मैंने यही आपको यहाँ पे बता दिया कि सामने अगर कोई स्टेट या कोई राज्य या कोई शहर पड़ता है तो उसको क्या करेगा, ये बांध उससे बाढ़ से बचाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। इन परियोजनाओं में वृद्ध स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका कम होती है। अब देखिए, ये इसके पक्ष में नहीं है ना, ये तो इसका क्या हो गया, विरोध हो गया ना, है ना। अगर आप देखते हैं तो ये क्या हो गया भाई, विस्थापन कर रहे हैं लोग। सीधा और सिंपल सा है, यहाँ पे बांध बन गया। इस बांध के जस्ट आगे यहाँ पे कोई शहर या गांव है, तो भाई हो सकता है ये बांध कभी टूट जाए तो ये शहर क्या होगा, बहुत तेज गति से बह जाएगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि इस साइड में जब बांध बना दिया तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा ना, तो यहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं या यहाँ पर कोई लोग रहते थे उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से विस्थापन करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये तो नुकसान हो गया ना इसको बनाने का। तो इसलिए हमसे यही पूछा था कि इसके पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, तो ये इसके विपक्ष में हो गया, इसके पक्ष में नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। और देखिए, ये योजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, ये भी क्या है, आपके पक्ष में है। तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आप समझ गए होंगे मेरे समझाने का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप एक चीज हमेशा याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करने से ना आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, और सिर्फ अगर आप थ्योरी करेंगे ना तब भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। आपको पहले थ्योरी इतने अच्छे तरीके से टिप्स पे हो जानी चाहिए, कम से कम 5 से 7 बार। और अब तो आपके पास समय भी है,
तो आप 5 से 7 बार थ्योरी को टिप्स पे याद कीजिए, विद पीडीएफ याद कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और देन उसके बाद जितने एमसीक्यू आप कर सके ना, जितने पीवाईक्यू आप कर सके ना, उतने पीवाईक्यू कीजिए। आप सभी आप एनसीईआरटी बेस्ड कीजिए, और वो सभी आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए आप। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। यानी कि हो गया ना, एक से ज्यादा उद्देश्य, इसलिए क्या बोला गया, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आगे देखिए, इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं, यानी कि अनेक उपयोग किए जाते हैं उस जल के। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्णा गोदावरी विवाद किस नदी पर बांध बनाने से शुरू हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शंस को देखिए आप, कोयना नदी पर, कावेरी नदी पर, पेरियार नदी पर, और आपके सोन नदी पर। अब मैंने थ्योरी क्लासेस में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से समझा रखा है कि इन दोनों के बीच में विवाद क्या है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना, आंसर नंबर ए आएगा, कोयना नदी पर। यानी कि कोयना नदी वो है जिस पर बांध बनाया गया, और इस पर बांध बनाने से कृष्णा और जो गोदावरी विवाद है ना, वो छिड़ जाता है आपका। किन किन राज्यों के बीच में छिड़ता है वो सब चीजें मैं डिटेल से बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कृष्णा गोदावरी विवाद, एक्सप्लेनेशन देखिए आप, की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। यानी कि आपका महाराष्ट्र शामिल हो गया, आपका कर्नाटक शामिल हो गया, और आपका आंध्र प्रदेश शामिल हो गया। अब महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था क्या, कोयना नदी पर बांध, और उसकी वजह से ही आपका ये विवाद स्टार्ट हो गया। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो देखिए आप, जल की कमी से अप्रभावित क्षेत्र है, जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र है, सीमित मात्रा में जल उपलब्ध है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे आप खुद दिमाग लगाइए, ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या, बस सीधा और सिंपल से, अगर यहाँ पे अधिक वर्षा हो रही है तो आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे यार वर्षा तो बहुत ज्यादा है, इसलिए जल की कमी से तो प्रभावित नहीं होगा, वहां पे तो अप्रभावित आना चाहिए, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर बी होगा। अगर आपकी अधिक वर्षा हो रही है और अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है ना, तो वहां पे आपकी जल की कमी होगी, जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र होगा वो। क्यों? सीधी सिंपल सी बात है, भाई ज्यादा बारिश तो हो रही है, ये चीज तो ठीक है, ज्यादा बारिश हो रही है, भूमि के अंदर भी ज्यादा पानी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या भी तो अधिक है ना। तो जनसंख्या अगर अधिक है तो आपको ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ेगी ना। अब आप क्या करते हैं भाई, ज्यादा जल किस लिए? सीधा और सिंपल सा है, ज्यादा लोगों को अनाज चाहिए, और अनाज उगाने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा मात्रा में जल चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो भूमि के अंदर जल है उसको भी आप खींचेंगे, बाहर हमारा जल है उसको भी आप यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो जल की कमी है ना वो हो जाएगी। तो इसलिए अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या होता है, जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र होता है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भादु गीत का संबंध किस नदी परियोजना से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भादु गीत का संबंध किस नदी परियोजना से है? दामोदर नदी घाटी से, गोदावरी नदी घाटी से, कोसी नदी घाटी से, या फिर कृष्णा नदी घाटी से? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर ए आएगा, दामोदर नदी घाटी से। ठीक है, अब कैसे देखिए, एक तो आपको याद रखना है बिहार का शोक, इसको बोलते हैं आपकी कोसी नदी को। शोक किस लिए बोला जाता है आपको पता है? शोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नदी है ना, यहाँ पे क्या लेके आती है, बाढ़ लेके आती है। तो बाढ़ लाएगी तो क्या होंगे, लोग दुखी होंगे, तो दुखी होने के कारण इसको शोक बोला गया है। तो बिहार का शोक किसको बोलते हैं? हम कोसी नदी को। लेकिन पश्चिम बंगाल का अगर शोक पूछा जाता है तो आप किसको बताएंगे? आपकी दामोदर नदी को। ये आपको याद रखना है। अब भादु गीत क्या होता है? जो भादु गीत होता है ना, जब दामोदर नदी के अंदर बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ के कारण जो आपका वर्णन किया गया है, उस बाढ़ का वर्णन किया गया है, उस दुर्दशा का वर्णन किया गया है ना, वो आपके भादु गीत के अंदर किया गया है। इसलिए जो भादु गीत है इसका संबंध किस नदी परियोजना से है? आपकी दामोदर नदी घाटी से। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है। जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में
बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का क्या करता है, वर्णन करता है। इसके बारे में हमें वर्णन डिटेल से बताता है। इसलिए भादु गीत का संबंध किससे हो गया, आपकी दामोदर घाटी क्षेत्र या दामोदर घाटी नदी परियोजना के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे ना। जल, देखिए जल के बारे में बात हो रही है कि जो जल है, जल किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, परंपरागत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब माइंड में ये आएगा, जल है ना, जल के बारे में हर कोई बताता है कि जल को बचाइए, जल को बचाइए, है ना। तो आप सोचेंगे जल तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो अगर धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो वो अनवीकरणीय होना चाहिए, है ना। लेकिन जो जल है ना वो आपका नवीकरणीय है, आपको याद रखना है। अब ये क्यों है, देखिए आपने जलीय चक्कर सुना है, जलीय चक्कर। अब जलीय चक्कर का मतलब क्या होता है, सीधा और सिंपल सा है। आपकी ये नदी बह रही है या कहीं पर भी पानी इकट्ठा है, जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ी, सूर्य की रोशनी पड़ने से ये क्या हुआ, जल वाष्प हुआ, पानी गर्म हुआ और वाष्प के रूप में बदल गया। और जैसे ही ये ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो तापमान क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। आप साइंस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये जो पानी था ना, जो वाष्प था, ये किस में बदल जाएगा, आपका बूंदों में बदल जाएगा। और जैसे ही बूंदों में बदल जाएगा तो बारिश के रूप में वापस क्या होगा, ये फिर से धरती पे आ जाएगा। और धरती पे आने के बाद वापस नदी में मिलेगा, फिर से जल वाष्प होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इसको बोला जाता है जलीय चक्कर। तो जलीय चक्कर होने की वजह से जो आपका जल है ना वो नवीकरणीय है, वो अनवीकरणीय नहीं है, वो खत्म होने वाला संसाधन नहीं है। वो क्या है, आपका नवीकरणीय जल संसाधन है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है तो जल क्या है, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जल की दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब होता है कमी। जल की दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम है। अब देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़े से लैंग्वेज के अंदर क्या होता है ना, समझना मुश्किल होता है, जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप ये सोचेंगे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन थोड़े ना पूछा जाएगा, ये तो एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है। अगर आप देखते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने थ्योरी क्लासेस के अंदर डिटेल से इनके बारे में डिस्कस कर रखा है, और मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि इन लाइनों को आप 100% याद रखिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जल की दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, दो हो गए आपके, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या हो गई आपका एक, और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का क्या है, परिणाम है। अब आपको ये खालिस्तान के रूप में पूछ लिया जाएगा कि जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके डैश का परिणाम है। अब डैश में क्या आएगा, आपका असमान वितरण आएगा। अब आपको ऑप्शन दे देंगे, समान वितरण, असमान वितरण, जल की कमी, जल की अधिकता, कुछ भी ऑप्शन बना देंगे। तो आपको 100% ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वृहद स्तर पर झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था किसने। देखिए पहले के समय के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शंस को देखिए आप, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, या फिर इल्तुतमिश ने, किसने करवाया था। तो देखिए इल्तुतमिश जो है ना, इन्होंने जो हौज खास है ना, वहां पे तालाब बनवाया था। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण, ये करवाया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखिए आप कि प्राचीन भारत में जलीय कृतियां, प्राचीन भारत हो गया ना पहले के समय में, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्री गंवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस सारी चीजें आपको याद रखनी है। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। आपको याद रखना है, भोपाल झील कब बनाई गई थी, आपकी 11वीं शताब्दी के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। तो किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये सारी चीजें मैंने जो थ्योरी है ना उसमें आराम से अच्छे से डिस्कस कर रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां पर नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने के कारण किसान उपद्रव पर उतारू हो गए थे। तो यहाँ पे उस स्थान के बारे में पूछा है कि वह कौन सा स्थान है जहां पर नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने के कारण किसान उपद्रव पर उतारू हो गए थे। तो देखिए ऑप्शंस को, साबरमती बेसिन गुजरात में, दामोदर नदी घाटी बेसिन पश्चिम बंगाल,
कृष्णा नदी बेसिन या फिर कावेरी नदी बेसिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, आंसर नंबर फर्स्ट आएगा, साबरमती बेसिन गुजरात के अंदर। अब यहाँ पे हुआ क्या था, जल की कमी हो रही थी, तो आपका शहर भी पड़ता है पास में और आपका गांव भी पड़ता है पास में। तो यहाँ पे क्या किया गया, भाई शहर है, शहर में भाई लोग हैं थोड़े से अमीर हैं, तो अमीर और गरीब होने के कारण, अमीर होने के कारण वहाँ पे क्या किया, जल की आपूर्ति कर दी गई, लेकिन जो गाँव है वहाँ पे नहीं की गई। तो इससे क्या हुआ, जो किसान थे ना रहने वाले गाँव के अंदर, वो क्या हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में आ गए थे, वो उपद्रव पर उतारू हो गए थे। उपद्रव का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि एक प्रकार से गुस्से में किसी चीज को करना, ठीक है, उपद्रव मचाना। तो उपद्रव उतारू हो गए थे, उपद्रव पर उतारू हो गए थे, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया गया है, जहां की हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वालों लोगों के बीच में संघर्ष पैदा करते हैं। जैसे गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए थे। आप समझ गए होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है ना, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो ऑप्शंस को देखिए आप, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी आएगा, उत्तर प्रदेश। जो सरदार सरोवर बांध है ना, वो आपके नर्मदा नदी पर है, और इसके अंदर कौन सा राज्य शामिल नहीं है? आपका उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। ये 4 राज्य इसके अंदर शामिल है, आपका उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। सरदार सरोवर बांध, यह बांध गुजरात में और नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आपको यह भी याद रखना है, कहां पे है, गुजरात के अंदर, और कहां पे, नर्मदा नदी पे। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य कौन कौन से, आपके महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये चारों शामिल है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। यह परियोजना गुजरात के 9490 गांवों व 173 कस्बों तथा राजस्थान के 124 गांवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को जल की आपूर्ति करेगी। याद रखिएगा आप, ठीक है। तो आपको याद रखना है, गुजरात में है, नर्मदा नदी के ऊपर है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन 4 राज्यों के अंदर ये शामिल है। ये 4 राज्य इसके अंदर शामिल है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गुल व कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए कहां बनाई गई है? देखिए इसका मतलब क्या है, आपकी सीधी और सिंपल सी बात है, एक नदी जा रही है और इस नदी के आसपास कोई गांव पड़ता है, जहां पे क्या करते हैं, किसान अपनी खेती करते हैं, ठीक है, और इस साइड भी कोई गांव है जहां पे किसान क्या करते हैं, अपनी खेती करते हैं। अब ये नदी है ना, इस नदी के पानी को कहीं ना कहीं हल्का हल्का रोक दिया, और रोक करके ऐसे वाहिकाएं बना दी, नहर टाइप बना दी। और ये नहर टाइप बनाने से क्या होगा भाई, सीधा और सिंपल सा है, इस नदी का जो पानी है ना, हल्का हल्का पानी इसमें से होते हुए अपने खेत में ले जाने लगे, यानी कि सिंचाई के रूप में इनका प्रयोग करने लगे। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि गुल व कुल जैसी वाहिकाएं ना, जो नहरें हैं, छोटी छोटी वाहिकाएं हैं, वो नदी की धारा रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए कहां पर बनाई गई हैं, कहां पर इस तरह से यूज किया जाता है? ऑप्शंस को देखिए आप, पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में, जलोढ़ मैदानों में, दक्षिण नदी बेसिनों में और पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर आप इस तरह से करते हैं गुल व कुल जैसी वाहिकाएं। आपको याद रखना है, पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में। अब जैसे जलोढ़ मैदान है, इसको क्या कहते हैं हम, सबसे उपजाऊ मैदान, सबसे उपजाऊ मैदान। और एक क्वेश्चन और आता है कि जलोढ़ के जो मैदान है ना, इसमें कौन कौन से नदी तंत्र शामिल हैं? तो एक तो आपका सिंधु नदी तंत्र हो गया, मैं बता चुका हूं पहले भी, उसके बाद आपका गंगा नदी तंत्र हो गया, और एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 नदी तंत्र आते हैं आपके जलोढ़ मैदान को निर्मित करने के अंदर, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकताओं अनुसार वर्षा जल, भौमजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। अब देखिए, जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, जिसे हम पश्चिमी हिमालय के अंदर भी बोल सकते हैं, पश्चिमी इलाके, हिमालय का मतलब आप समझ गए ना, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये वाले जो एरिया है, जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर ऐसा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। हम लोग थ्योरी क्लासेस में कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन भी मैं आपको स्किप नहीं करवाऊंगा, और मैंने उनको अलग से ही हाईलाइट कर रखा है ताकि आप उन पे ज़्यादा फोकस कर सकें। तो आप एक भी लाइन को स्किप मत करना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, और रेगुलर और एकदम अच्छे तरीके से इन क्लासेस को देखिए। और अगर आपको थ्योरी करनी है तो आप कोर्स को परचेज करके आराम से थ्योरी को कर सकते हैं। साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। क्योंकि देखिए, 1 घंटे 2 घंटे की क्लास देखना इजी है, लेकिन उस क्लास को देखकर उसके नोट्स बनाना वो मुश्किल है। क्योंकि एक्चुअल में तो आपको रिवाइज तो बार बार नोट्स ही करने हैं ना। अब क्लास तो 2 घंटे की क्लास है तो उसको तो आप बार बार देखोगे नहीं, तो आपको जो विद पीडीएफ है ना नोट्स मिल जाएंगे, जिनके आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, और प्रिंट निकलवा के आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस को देखिए आप, राजस्थान, मणिपुर, मेघालय और उत्तराखंड। तो बांस ड्रिप जो सिंचाई प्रणाली है ना, ये आपकी कहाँ पे है, आपके मेघालय के अंदर। आपको ये चीज याद रखनी है। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में आ गया ना। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि क्या है, प्रचलित है। तो कहाँ पे प्रचलित है 200 वर्ष पुरानी विधि, आपके मेघालय में। आप ये भी याद रखना, ये 200 वर्ष पुरानी प्रचलित विधि है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर दूरी तक ले जाया जा सकता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। यानी कि जो पौधे हैं, जो फसल है, उसमें आप बांस के द्वारा ड्रिप सिंचाई प्रणाली के द्वारा क्या कर रहे हैं, उसके अंदर आप पानी दे रहे हैं। 20 से 80 बूंद प्रति मिनट घटा दिया जाता है उसका बहाव। और कितना पानी आ जाता है, 18 से 20 लीटर पानी आ जाता है बांस के पाइप में, ये याद रखना है। और 200 वर्ष पुरानी आपकी विधि है, और कहाँ पे है, मेघालय में। और किसके द्वारा, बांस द्वारा बने पाइपों के द्वारा। तो देखिए, एक क्वेश्चन जब होता है ना, उसको याद करने का यही तरीका है, बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए, उसमें जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, उनको अलग अलग तरीके से देखिए। जैसे ये लाइन थी तो मैंने एक बार तो कंप्लीट पढ़ दी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया। और इनके में जो ऐप है ना, ऐप के अंदर जो हमारा कोर्स है उसके अंदर मैं इनके एमसीक्यू भी बना दूंगा ताकि आप हर तरह से 360 डिग्री से पढ़ सके। ठीक है, तो देखिए आज के सेशन में आपका सिर्फ इतना ही था। अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, अच्छे से देखते रहिए, इनसे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।